नमस्कार। टीडीए वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एलएचबी को कवर करेंगे आप लोगों के काफ़ी डिमांड पर। आप लोग बोले सर एक एलएचबी की वीडियो आप हिंदी में लाइए, तो ये फुली हिंदी है दोस्तों। और अभी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें तो एलएचबी पूरा भर भर के पूछ रहा है। तो आज हम लोग इस पूरे सेशंस को कवर अप करेंगे और बहुत ही कम टाइम में, और एक गारंटी है आपका एक भी सेकेंड यहाँ पर बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। ज़रा ध्यान देंगे, इसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं और आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है। वो वीडियो 2200 आवर्स गई है अकेले, तो बेहतर है आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा उसको। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव है पूर्ण तरीके से। एलएचबी इसको बोलते हैं लिंक हॉफ बुश। एलएचबी कोच में फीट प्रकार की बोगी लगी होती है। कैसा फीट प्रकार का, जो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा फीट का फुल फॉर्म आपका फैब्रिका इटालियाना ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे, रेड लेंगे, चलेंगे आगे चलेंगे। और ये जो अपना डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा कि एलएचबी जो है वो कहाँ बनता है भाई। ये ये आपका एलएचबी जो है कहाँ पर, कपूरथला पंजाब में बनता है ये, ठीक है। एलएचबी कोच की विशेषताएं, इसकी जो मुख्य विशेषताएं जो क्वालिटी है भाई क्या है। एलएचबी क्या है, इस पर एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क सिस्टम है। यह आईसीएफ से क्या है, लंबी है, इसमें सीटें ज़्यादा हैं, तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसका राइडिंग इंडेक्स काफ़ी अच्छा है एलएचबी के कंपैरिजन में। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। कह रहा है हर एक्सल पर ब्रेकिंग के लिए 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कह रहा है। कह रहा है कि हर एक एक्सल पर, दोस्तों यह अपना एक्सल होगा, ठीक है। व्हील के बीच की जो रॉड टाइप जो भाग होता है दोस्तों, इसी को एक्सल कहते हैं। और इसके अंदर इंटरनल क्रैक होते हैं जिसको हम यूएसटी से चेक करते हैं। यूएसटी पूछ लेता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्ट इंटरनल क्रैक को फाइंड करने के लिए। ये अपना क्या हुआ, ये डिस्क हुआ, किसका, व्हील डिस्क ये हुआ, ठीक है, व्हील डिस्क। अब यहाँ पर इसके बीच में इसी जो अपना जो एक्सल है इसी पर अपना रहेगा क्या, यहाँ पर ब्रेक डिस्क रहेगा, ठीक है, ये रहेगा ब्रेक डिस्क। तो अब आपको कभी पूछेगा 2 ब्रेक डिस्क हैं, उनके बीच का गैप कितना होता है, आप बताएंगे 1030 mm। इसको नोट कर लेंगे। और व्हील से एक साइड अपना जो व्हील से जो ब्रेक डिस्क है उसका पूछेगा डिस्टेंस, आप बताएंगे 175 mm बताएंगे। दोस्तों ये जो ब्रेक डिस्क होता है ये हॉलो होता है, खोखला होता है, इस पर फिन्स बने होते हैं और ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। जो फिन्स का काम क्या है, ब्रेकिंग के समय जो एनर्जी क्रिएट होती है उसमें क्रिएट होती है, उसको एयर कूलेंट का काम करता है ये फिन्स, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। उसी प्रकार से अगर हम देखें एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क है, तो यहाँ पर देखेंगे बोगी का जो क्रॉस बीम रहेगा, इसी क्रॉस बीम पर हम लोग ब्रेक कैलिपर फिट किए रहते हैं, ठीक है। ब्रेक कैलिपर के पीछे वाले पोर्शन में अपना क्या रहता है, अपना एलएचबी का ब्रेक सिलेंडर रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या ब्रेक सिलेंडर रहेगा और इसमें क्या रहेगा, अपना ब्रेक पैड रहेगा। तो ज़रा ध्यान देंगे, जब से ये एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क आया ना, जब से ये एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क सिस्टम एलएचबी में आया, तब से व्हील का कोई भी कांटेक्ट ही नहीं है। अब क्या है कि व्हील पर जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, व्हील डिफेक्ट से हॉलिंग सीलिंग जो भी कुछ होती हैं, ये इस पर होता ही नहीं है। मतलब व्हील की लाइफ क्या होगी, ये लॉन्ग हो गई, क्योंकि ये जो ब्रेक है इसके एक्सल पर स्थित ब्रेक डिस्क के माध्यम से ब्रेक लगाया जाएगा। तो अपना जो ट्रेड है व्हील का, मतलब जो पटरी के साथ जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसको व्हील ट्रेड बोलते हैं, और उसी पर व्हील के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो मतलब जब ये फ्री हो गया तो व्हील की लाइफ क्या हो गई भाई, व्हील की लाइफ लॉन्ग हो गई, समझ रहे हैं। मतलब एक व्हील जो है उसकी लाइफ क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। रेलवे को क्या हुआ, रेलवे को काफ़ी ज़्यादा बचत होना आरंभ हो गया। तो आगे चलेंगे। करा हर एक एक्सल पर ब्रेकिंग के लिए 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, आपको एक यहाँ और एक यहाँ। अब करा हर एक ब्रेक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, आपको पहले बताया। एक ब्रेक डिस्क है तो एक ब्रेक सिलेंडर इस पर रहेगा, एक ब्रेक सिलेंडर इस पर रहेगा। अब आपसे पूछ सकता है कि एक कोच में कोच क्या होता है और बोगी क्या होती है। जरा ध्यान देंगे, कोच और बोगी। भाई साहब जो कोच होता है, कोच में पैसेंजर सवारी करता है, और अपना जो क्या होता है बोगी, बोगी क्या होती है, बोगी में व्हील्स लगे होते हैं, उसे आप लोग ध्यान देंगे। अगर आपसे पूछेगा एक कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर रहेंगे, तो एक कोच में 4 व्हील यूज होता है, एक व्हील पर 2 ब्रेक सिलेंडर। तो क्या होगा, एक कोच में क्या आएगा, आपका 4 ब्रेक सिलेंडर लगेगा, 4 ब्रेक सिलेंडर लगेगा, और 4 क्या लगेगा आपका ब्रेक डिस्क भी रहेगा, 4 ब्रेक डिस्क, क्योंकि एक ब्रेक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। आप बोगी की बात करेंगे, बोगी में क्या 2 व्हील, तो जब एक एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडर तो क्या होगा, 2 एक्सल पर 4, मतलब बोगी में 4 रहेगा अपना
ब्रेक सिलेंडर रहेगा और 4 क्या रहेगा अपना ब्रेक डिस्क रहेगा। आगे चलेंगे, देखेंगे हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे एक बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा गया है कि एक कोच में 8 ब्रेक डिस्क बिल्कुल और 8 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। कह रहा है नए ब्रेक पैड की जो मोटाई होती है दोस्तों वो 35 mm होती है और फ्रेंड्स इसका जो वियरिंग अलाउंस होता है ना दोस्तों वो 28 mm होती है, समझ रहे हैं, वियरिंग अलाउंस। और जो कंडम साइज होता है दोस्तों इसका क्या होता है, ये 7 mm होता है, इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। अभी इससे नोट कर लेंगे, इससे नोट करके आगे बढ़ेंगे। ब्रेक एप्लीकेशन टाइम जो टाइमिंग है वह 3 से 5 सेकंड है और ब्रेक रिलीजिंग टाइम कितना इसका 15 से 20 सेकंड है, ठीक है। एलएचबी कोच में कॉर्टन स्टेपर रोलर बेरिंग मतलब CTRB का उपयोग किया जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे कि एलएचबी का व्हील बेस जो होता है कितना होता है, वो 2560 में होता है। 2896 में कितना होता है अपना, ये ICF का होता है व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है, व्हील बेस मतलब 2 पहियों के बीच की दूरी। अगर हम यहाँ पर ट्रॉली बनाते हैं, इस प्रकार से ट्रॉली बनाते हैं तो यहाँ पर एक व्हील यहाँ, जो अपना व्हील यहाँ रहेगा, ये व्हील रहेगा, तो इनके बीच का जो सेंटर से जो रहेगा डिस्टेंस उसको दोस्तों व्हील बेस कहते हैं। अब कह रहा है एक्सल लोड एलएचबी कोच में एक्सल लोड फ्रेंड्स 16 टन होता है या 16.25 टन आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा। आगे चलेंगे, अब कह रहा है यहाँ पर एलएचबी का जो न्यू व्हील उसका साइज फ्रेंड्स 915 mm होता है, कर्नल साइज 845 mm होता है। कह रहा है ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब यही कह रहा है कि जो हम लोग ब्रेक डिस्क हम लोग एक्सल माउंट ब्रेक डिस्क जब एलएचबी में यूज कर रहे हैं तो उसका क्या मुख्य क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी यह है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब यदि ट्रेन अपनी 160 किमी प्रति घंटा, जरा ध्यान देंगे, जब ट्रेन 160 किमी प्रति घंटा रन करेगा, कब रन करेगा, जब अपना ये 18 बोगी लगेगी, ठीक है, क्या 18 बोगी रहेगी एलएचबी में, 160 किमी प्रति घंटा ट्रेवल करेगी। लेकिन जैसे ही इसकी बोगी संख्या कितने की 24 बोगी हो गई तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, 110 किमी प्रति घंटा हो जाती है। इसे भी जरा ध्यान देंगे। और 110 किमी प्रति घंटा ICF के जो हाइब्रिड कोच है जैसे तेजस वगैरह हो गई, राजधानी वगैरह हो गई, गरीब रथ हो गई, उनकी भी स्पीड फ्रेंड्स 110 किमी प्रति घंटा है। आगे आप लोगों को और चीज़ बताऊँगा। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे गति से रन कर रही है या जैसे हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो यह 1200 मीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन खड़ी होगी, यानी रुकेगी। इसे आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि एलएचबी ट्रेन जो है 60 किमी प्रति घंटे की तेज गति पर चल रही हो तो उसको रोकना हो तो ब्रेक लगाने के बाद अगले 1200 मीटर के अंदर ट्रेन रुकेगी। वेरी गुड। कह रहा जंग रहित, भाई जंग रहित मतलब क्या, उसमें जंग नहीं लगेगा क्योंकि ये एसएस का बना होता है। एसएस के बने मतलब स्टेनलेस स्टील के मतलब एसएस के बनने की वजह से ही इसका जो वेट होता है ना भाई वह 10% कम होता है अगेंस्ट किसके, ICF के। इसे भी ध्यान देंगे कि जो अपनी और इसकी जो लंबाई होती है ना 2.2 मीटर अधिक होती है अगेंस्ट किसके, ICF के। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। मतलब जो एलएचबी कोच होता है फ्रेंड्स वो एसएस का बना होता है, उसका जो वजन होता है ICF के खिलाफ मतलब ICF के अगेंस्ट क्या होता है 10% कम वजन होता है। लंबाई भी क्या होती है 2.2 मीटर अधिक होती है। इसे भी आप लोग नोट पॉइंट कर लेंगे, आगे आपको पूरा लिखित मिलेगा वो। अब कर स्टेनलेस स्टील से बना होता है, इसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगता, इसी कारण से इसकी मरम्मत की ज़रूरत बहुत कम होती है। आगे देखेंगे अधिक लंबा एलएचबी कोच ICF कोच की तुलना में लगभग 2.2 मीटर, ये पॉइंट नोट करने वाला है, लंबे होते हैं। और करा इस अधिक लंबाई की वजह से इसमें चेयर कार के 2 अतिरिक्त चेयर लाइन होती है, ठीक है, और स्लीपर में एक अतिरिक्त लाइन होती है। मतलब सीटिंग कैपेसिटी क्या होती है, अधिक होती है एलएचबी में ICF की तुलना में। करा कम वजन, ठीक है, यहाँ पे एलएचबी कोच का टेयर वेट यानी कोच का खाली वजन, जो टेयर वेट है उसको खाली वजन कहते हैं, ठीक, ICF कोच के मुकाबले 10% कम होता है। आपसे पहले ही मैं बोला। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। करा एलएचबी कोच करा हायर कंफर्ट लेवल होते हैं। एलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स 2.5 से ये 2.75 के मध्य होता है, जरा ध्यान देंगे। 2.5 और 2.75 ये बहुत बार पूछा गया है, इसे आप लोग लिख लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। करा बीच होता है, जबकि ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स यहाँ पर 3.5 के मध्य होता है। अब आप लोग वंदे भारत कब ले लेंगे, वंदे भारत जब पहले ट्रेन 18 आई थी तो उसका राइडिंग इंडेक्स फ्रेंड्स 3 यहाँ पर क्या था, ये अपना 62 था। जैसे ही वंदे भारत 2.0 मतलब वंदे भारत के आगे वंदे भारत 2.0 आई, ठीक है, तो इसका राइडिंग इंडेक्स 3 जस्ट उल्टा हो गया, मतलब 2 और 6 हो गया। इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अब कह रहा है यहाँ पर राइडिंग और एक चीज़ और, राइडिंग इंडेक्स जिसका वैल्यू कम रहेगा उतनी यात्रा क्या होगी भाई, कंफर्ट रहेगी। एलएचबी कोच में यात्रा करना ICF कोच के मुकाबले अधिक आरामदायक होता है। तेज गति ICF कोच के मुकाबले एलएचबी कोच की गति तेज होती है। एलएचबी कोच की स्पीड 160 किमी प्रति घंटा होता है। अगर
एलएचबी कोच में थोड़ी सुधार कर दी जाए, ठीक है, यदि इसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया जाए तो इसकी स्पीड 180 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 200 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है, ठीक है। आईसीएफ कोच की स्पीड 110 किमी प्रति घंटा है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और ज़रा ध्यान देंगे, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको ये PDF भाई मिल जाएगा, वो मैसेज करेंगे। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरा यहाँ पर नंबर है 8799191206, ठीक है। जो बच्चे PDF परचेज किए हैं वो मैसेज करेंगे, उनको ये पूरा का पूरा सब कुछ उनको मिल जाएगा। आगे चलेंगे, कह शॉक एब्जॉर्बर। भाई जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं ज़रा ध्यान देंगे। अब जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं एलएचबी में, ठीक है, वो आपसे पूछता है कि कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो उसका प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर्स जो होते हैं, यानी शॉक एब्जॉर्बर को डैम्पर्स बोलते हैं। तो भाई यह प्रत्येक कंट्रोल आर्म पर लगा होता है। तो एक बोगी में भाई 4 कंट्रोल आर्म लगे होते हैं। तो एक कंट्रोल आर्म पर एक तो क्या होगा, फर्स्ट डैम्पर क्या होगा, पर 4 हो जाएंगे। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो सेकेंडरी होते हैं भाई, यह क्या होते हैं, अपने बूस्टर के पास रहते हैं। तो एक लेफ्ट और एक राइट, मतलब 2 होते हैं। 2 क्या होते हैं आपके यार डैम्पर, कितने 2 होते हैं। और ज़रा ध्यान देंगे, एक क्या होता है दोस्तों, इसमें ये लेटरल डैम्पर, LT लेटरल डैम्पर कितना भाई, सिर्फ एक यूज होता है। तो इस प्रकार से 4 2 6 2 8 1 9, मतलब 9 डैम्पर्स यूज होते हैं। किसमें भाई, आपके एलएचबी के एक बोगी में यूज होते हैं, ठीक है। और कितने प्रकार के हो गए, तो 1 2 3 4, मतलब 4 टाइप्स के हम लोग डैम्पर्स यूज करते हैं। बट यहाँ पर यदि वंदे भारत पूछेगा तो वंदे भारत में सब सेम होता है, बट लेटरल डैम्पर कितना होता है भाई, 1 + 1 2 होता है। इसलिए वंदे भारत के एक बोगी में 10 डैम्पर्स यूज होते हैं, एलएचबी में 1 डैम्पर्स यूज होता है, एलएचबी में 9 डैम्पर्स यूज होता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कोच के हर बोगी ट्रॉली में 9 शॉक ऑब्जर्वर्स लगे होते हैं। इन शॉक ऑब्जर्वर्स के कारण 160 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर इस तरह कोच के राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है। नोट पॉइंट, ब्रेक डिस्क है, अच्छी पावर और सुरक्षित यात्रा के लिए एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। डिस्क ब्रेक के कारण इसका ब्रेक पावर बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होता है। तेज गति से चल रही ट्रेन को डिस्क ब्रेक के कारण कम समय और कम दूरी के अंदर रोका जा सकता है। आपको बताया मैं 1200 मीटर पर क्या हो गया, वो ट्रेन को पूर्ण रूप से हम लोग खड़ी कर सकते हैं। सेंटर बफर कपलर, ठीक है, इसको CBC की बात करते हैं। दो एलएचबी कोच को आपस में जुड़ने के लिए मतलब सेंटर बफर कपलर CBC का उपयोग किया जाता है। सेंटर बफर कपलर के काम दुर्घटना के समय एक कोच दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं, मतलब ओवरलैप नहीं करते हैं। यदि ट्रेन पार्टिंग भी हुई, ट्रेन पार्टिंग मतलब क्या होता है, रनिंग रूट में चलते समय ट्रेन 2 भागों में बंट जाता है, उसे दोस्तों ट्रेन पार्टिंग कहते हैं, समझ रहे हैं। यदि आगे वाला ट्रेन की स्पीड, बोगी की स्पीड कम हो गई तो पीछे वाली उसको ऊपर चढ़ जाएगी। तो बट इसमें CBC लगाने की वजह से वह एक्सीडेंट क्या होगा, क्या होगा, घट जाएगा। ओवरलैप होने से जान माल का नुकसान रेलवे को ज़्यादा होता था। जैसे CBC यूज हुआ अब वह ओवरलैप नहीं होती। इसी को बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग फीचर, और इसी गुण के कारण इसे एंटी क्लाइंबिंग फीचर भी कहते हैं। यदि आप TDA से जुड़ना चाहते हैं, अपने सपनों की नौकरी आप लोग 8th पे कमीशन में पाना चाहते हैं, आप AWM, AME, CLI और JEE की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आज ही जुड़ें TDA वर्ल्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भाई, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ कंटेंट और क्लास चलती है, वो भी आपकी एक भी सेकेंड को ध्यान में रखते हुए। एलएचबी कोच की लंबाई, जो कोच की बात हो भाई, कोच की बात हो रही, कोच मुंह से आ रहा है लेकिन यहाँ के बोगी की बात हो रही है कि कोच की जो लंबाई होती है 23,540 होती है, और कपल का कितना होता है 24,000 होता है। तो बार बार बताया गया है। तो बोगी की बात है, बोगी की जो लंबाई होती है भाई 34 मैट्रिक्स को याद करने का ट्रिक हमने ऐसे बनाया है, बट आप 35-34 याद रखेंगे, 34 मैट्रिक्स ये आपके ऊपर है। अब चौड़ाई की ब्रेथ की बात करेंगे, 30 mm होता है। एलएचबी कोच का जो वजन होता है भाई 6300 kg होता है, या इसको 65.3 टन बोला जाता है। बोगी के लगने वाले डैम्पर संख्या 9 डैम्पर्स होते हैं। ऊपर मैंने बताया 4 टाइप के डैम्पर्स यूज होते हैं, ठीक है। आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, वर्टिकल और प्राइमरी, सेकेंडरी या डैम्पर और लेटरल डैम्पर। नए ब्रेक डिस्क की जो साइज मोटाई होती है कितनी होती है भाई, यह आपका 110 mm होता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ब्रेक डिस्क की कंडम कितना होता है भाई 96 mm होता है। भर के क्वेश्चन एलएचबी का पूछ रहा है। एयर रिजर्वायर की संख्या होती है 2 होती है। एयर जो रिजर्वायर होते हैं 2 होते हैं। 125 लीटर का भाई ये ब्रेकिंग सिस्टम में यूज होता है, ब्रेकिंग पर्पज में यूज होता है। और 75 लीटर के CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में 75 लीटर्स का हम लोग एयर रिजर्वायर यूज करते हैं फ्लशिंग के कार्य में, ठीक है। उसमें क्या होता है, WRA वाटर राइजिंग apparatus के माध्यम से जब हम नीचे के पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो उस कंडीशंस में हम लोग प्रेशर देते हैं एयर के प्रेशर से, तो वहीं हम लोग एयर रिजर्वायर यूज होता है कितने का 75 लीटर्स का।
ब्रिक सिलेंडर का जो साइज होता है 255 mm होता है दोस्तों, या 10 इंच होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और यहाँ पर ब्रिक सिलेंडर का अधिकतम प्रेशर कितना होता है भाई 3 kg का होता है, या 3.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन में जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग साइन करेंगे, ठीक है। करें ब्रिक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक भाई कितना होता है, पिस्टन स्ट्रोक भाई इसका 21 mm होता है। नॉर्मल जो पिस्टन स्ट्रोक होता है नॉर्मल भाई वह 8 से 10 mm होता है नॉर्मल। और फ्रेंड्स ज़रा ध्यान देंगे जो MR का प्रेशर होता है मेन रिजर्वायर का भाई वो अभी 8 से 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। अब कह रहा है कंट्रोल रिजर्वायर की जो कैपेसिटी होती है भाई कितना होता है वह 6 लीटर होती है। आगे चलेंगे, कह रहा है LHB कोच में पानी की व्यवस्था। इसको ना इतना बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा ना आज कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे LHB ट्रेन में पानी की व्यवस्था अरेंजमेंट कैसे होती है, कितने टाइप के वाटर टैंक यूज होते हैं। अब भाई जरा ध्यान देंगे, यदि हम देखेंगे वाटर टैंक जो होता है ना यह अपने बोगी नहीं कोच में लगे होते हैं। किसमें भी कोच में लगे होते हैं, जिसमें यात्री सवारी करता है उसी के अंडर स्लग में फ्रेम लगा रहता है। और हम जैसे ही वहाँ पर ये एयर टैंक वाटर टैंक को हम लोग लगाते हैं तो फ्रेम में लगाते हैं, साथ में सेफ्टी बेल्ट से उसको हम लोग टाइट करके रखते हैं कि चलते समय वह ट्रैक पर गिरे ना, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, यदि दोस्तों हम यहाँ पर एक कोच बनाते हैं, कोच लंबा रहता है, इसी में अपने सीट्स रहते हैं, इसी पे हम लोग यात्री क्या होता है बैठता है। इस मैंने बोला इसके अंडर स्लग में नीचे की तरफ क्या होगा, यहाँ पर 2 फ्रेम बने होते हैं और इसी में क्या होता है हम लोग यहाँ पर वाटर टैंक लगाते हैं भाई। जो वाटर टैंक यहाँ रहेगा वह रहेगा 685 लीटर का रहेगा, तो वहीं इधर भी रहेगा 685 लीटर का, ठीक है। 2 टैंक रहेंगे। अब इन्हीं जो 2 वाटर टैंक हैं इनको ऊपर पानी चढ़ाने के लिए, क्योंकि ऊपर ओवरहेड में 30 लीटर के 3 रहेंगे, तो ज़रा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर फ्रेंड्स मोटर लगा रहता है, दोनों के लिए मोटर लगा रहता है, ठीक है। दोनों वाटर टैंक के लिए जो मोटर लगा रहता है इसको 3 फेस चाहिए। क्या 3 फेस एयर सप्लाई, मैंने AC सप्लाई कितना 3 फेस कितने का 415 वोल्ट का चाहिए, इसके आप लोग लिख लेंगे, यह बार बार पूछता है। यह दोनों वाटर टैंक के पास मोटर लगा रहता है जिसे 3 फेस AC 415 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और अंडर स्लग में क्या होता है 2 ही रहेंगे 685 लीटर का अंडर, ठीक है। और एक रहेगा 450 लीटर का रहेगा, लेकिन किस में रहेगा वह जनरेटर काल में रहेगा, आपको यहाँ दिखाएंगे। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या 2 स्टेनलेस स्टील के बड़े टैंक कोच के नीचे तरफ यानी अंडर फ्रेम में लगे होते हैं। तो टीम ने मेरी भाई इस प्रकार से PDF तैयार किया है, आप यदि इसको अच्छे से रीड कर जाते हैं तो हर एक मैटर को बिल्कुल आसानी और इजी भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। इस PDF से एडवांटेज यह होगा एग्ज़ाम पीरियड से 1-2 दिन पहले यदि आपको सारा कंटेंट रिवीजन करना है तो आप YouTube से उसको रिवीजन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हम लोग कम पैसे में प्रोवाइड करा रहे हैं आप लेकिन बेहतर फ्यूचर के लिए। आप आज ही जुड़े TDA वर्ल्ड के साथ। देखेंगे जरा 30 लीटर का जो कैपेसिटी है और ये 3 टैंक होते हैं शौचालय के ऊपर लगे होते हैं ओवरहेड, पहले ही मैं बोला, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि जो एक LHB कोच होगा उसके अंडर जो अंडर स्लग रहेगा भाई उसमें 650 लीटर के 2 लगे रहते हैं और 30 लीटर के 3 ऊपर ओवरहेड में शौचालय के लगे रहते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, टैंक में मोटर के द्वारा नीचे देखा मैंने बोला मोटर के नीचे दोनों टैंक से पानी लगातार सप्लाई होता रहता है, जबकि जनरेटर कोच में 450 लीटर की कैपेसिटी वाला स्टेनलेस स्टील का अंडर यहाँ पर कर टैंक अंडर फ्लोर में लगा रहता है, ठीक है। तो अपना जनरेटर का जो पावर का रहता है उसमें 450 लीटर का एक लगा रहता है जो जनरेटर कोच में फ्रेश वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर मैंने इसके मैनुअल्स को ले लिया है कि किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होगा। अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। LHB कोच में जो अपना वाटर फिलिंग वाटर LHB कोच, ठीक है। काइंडली आइए RDSO देखेंगे। मैंने पहले बोला कि सब चीज़ें RDSO की है तो कोई भी कहीं से दिक्कत आपको नहीं होने वाला है भाई। जो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर TDA पर बिल्कुल एकदम फैक्ट चीज़ें मिलेंगी। जो वॉल्यूम होता है वाटर का, ठीक है, वाटर टैंक का भाई 685 लीटर्स रहेगा, प्लस यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। लंबाई यदि पूछेंगे 650 लीटर के वाटर टैंक का तो ये दोस्तों ये 2760 mm होता है और जो वाटर टैंक का जो डाया होता था वो ये 591 mm होता है, ठीक है। इसके आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे यहाँ पर सेकंड जो टाइप का होता है, ठीक है, जो सेकंड टाइप का है क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। जो सेकंड जो वॉल्यूम वाटर कंटेंट्स का होता है फ्रेंड्स वह 450 लीटर का होता है, ठीक है। अभी आपको बताइए पावर कार या जनरेटर कार के नीचे लगा रहता है फ्रेंड्स। इसका जो मटेरियल है दोस्तों, इसका भी मटेरियल किसका है, स्टेनलेस स्टील का, सब स्टेनलेस स्टील के ही बने रहेंगे।
और डाया दोनों का सेम रहेगा, 591 इसका रहेगा, 591 इसका, दोनों याद करना आसान हो जाएगा। लंबाई सिर्फ चेंज रहेगी। जो आपका 450 लीटर का वाटर टैंक है उसकी जो लंबाई होगी दोस्तों वो आपका 2037 mm होगा। उसी प्रकार यदि हम थर्ड टाइप का जो अपना है वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कंटेंट, इसका जो ओवरहेड में रहेगा, शौचालय के ऊपर रहेगा दोस्तों, इससे 30 लीटर का रहेगा। ठीक है, कितने का? 30 लीटर का रहेगा। इसका जो लेंथ रहेगा 927 mm रहेगा और डायमीटर के अंदर रहेगा इसका 220 mm का। एक लाइक करिएगा बस आप लोग, हाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, एक लाइक करिए आप लोग। अब यहाँ पर मैंने बायो टैंक को ले लिया है। ठीक है, किसको? बायो टैंक को लिया। भाई बायो टैंक भारत के DRDO की सहायता से बनाया गया है। किसको? किसकी सहायता से? DRDO की सहायता से बनाया गया है। इसमें एक एनारेबिक नामक बैक्टीरिया रहती है। एनारेबिक नाम की क्या रहती है भाई? यहाँ पर एक बैक्टीरिया रहती है जो क्या रहती है जानते हैं? वो ऑक्सीजन रहित होती है, मतलब उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें चैम्बर्स पूछता है, कितने चैम्बर्स होते हैं? सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, चैम्बर्स में 6 होते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यही पूछता है कि इस जो बायो टैंक होता है इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? भाई इसमें 6 चैम्बर्स होते हैं। बायो टैंक के जो अंदर में जो स्लग वगैरह होते हैं, जो मल मूत्र होते हैं, वो ट्रैक पर या प्लेटफॉर्म पर गिरते नहीं हैं। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देती है पानी के अंदर। ठीक है, इसकी जो pH वैल्यू जो होती है दोस्तों 7.4 होती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 7.4 से 7.11 माने 11 तक रहती है। ठीक है, वो खराब होती है मिट्टी के लिए। अब जरा ध्यान देंगे इसमें क्या पूछ सकता है आपसे क्या पूछ सकता है? पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो टैंक है, इसकी रेल लेवल से ऊंचाई पूछता है पहला। ये 8वें नंबर का चीज़ है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग। ठीक है भाई, और पूरा वजन पूछता है, फुल टैंक, इसका वेट 425 लीटर। और ये पूछता है कि कितना यूज होता है, वर्किंग जो वॉल्यूम कितना रहता है। तो भाई वर्किंग वॉल्यूम कितना रहता है? 332 लीटर रहता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लेंथ भी लिख लेंगे, ठीक है, हाइट भी लिख लेंगे। हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। जो चीज़ें पूछने वाली थी मैंने उसको आपको बता दी। अब देखेंगे बोगी में लगने वाले डैम्पर्स। अब देखेंगे आप लोग, आपको पहले मैंने बताया था, बट यहाँ पर देखेंगे पूरी तरीके से भाई डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि प्राइमरी सस्पेंशन वर्टिकल डैम्पर 4 होते हैं। मैंने बोला प्रत्येक कंट्रोल आर्म पर एक लगा रहता है, तो 4 कंट्रोल आर्म, तो 4 वर्टिकल डैम्पर प्राइमरी। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 होते हैं। देखेंगे आप लोग सेकेंडरी सस्पेंशन लेटरल डैम्पर क्या होता है दोस्तों? इसमें एक लगा रहता है, किसमें? LHB में। वही मैंने आपको बोला कि वंदे भारत रहेगा तो उसमें वर्टिकल डैम्पर, सॉरी लेटरल डैम्पर कितना? 2 होते हैं लेटरल डैम्पर। ठीक है, या डैम्पर 2 होते हैं। ठीक है, टोटल डैम्पर्स कितने होते हैं यहाँ पर 9। भाई मैं इसका जो पार्ट 1 डाला हूँ ना, डैम्पर्स की लंबाई, कैपेसिटी, यूज, उसका कंप्रेसिव लेंथ, फुल स्ट्रोक में सब बताया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। अब देखेंगे हम लोग LHB कोच का टेयर वेट, मतलब खाली वजन, जो कोच होते हैं ना, कोच इसमें पैसेंजर बैठता है, ठीक है, उसके विषय में पूछता है आपसे। जो सबसे ज़्यादा पूछता है ना आपसे फर्स्ट ईयर और आपसे थर्ड ईयर का वजन पूछता है। तो देखिए यहाँ पर वातानुकूलित जो फर्स्ट ईयर होते हैं इसका 40.4 टन होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सीट्स वगैरह कम होते हैं, पैसेंजर्स वगैरह कम होते हैं। तो वातानुकूलित जो 3 टायर है उसका सबसे ज़्यादा रहेगा, इसका 50.6 टन रहता है। बाकी मैंने चेयर कार का भी लिखा है 39.4 टन, और SLR जो है SLR उसका आपका 37.9 टन, जिसे ब्रेक यान बोलते हैं। और उसमें आधा डिब्बा पैसेंजर्स के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को विधिवत तरीके से हम लोग समझेंगे और हम लोग इसको आसान से आराम से पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। ये देखेंगे ब्रेक कैलिपर है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है रेड कलर से। ये ब्रेक कैलिपर, इसके पीछे दोस्तों यही क्या है? ब्रेक सिलेंडर है। ठीक है, और ये क्या है? ब्रेक पैड है, यहाँ पर इंडिकेट किया गया, साइज 35 mm, कंडम साइज 7 mm। दोस्तों यही क्या है आपका? ये ब्रेक डिस्क है, इसके ऊपर ये फिन्स बने होते हैं जो एयर कूलेंट का काम करते हैं। जब हम लोग रनिंग कंडीशन में ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक पैड जो है क्या का ब्रेक डिस्क को क्या करता है? घिसता है, घर्षण लगाता है। घर्षण से क्या होता है? यहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है दोस्तों, ये हीट होने लगता है, समझ रहे हैं? तो यही जो फिन्स होते हैं ना, तो क्या करता है? इसको यहाँ पर कूलेंट का काम करता है, एयर कूलेंट का काम करता है। आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे आप लोग एक्सल की, यहाँ प्रत्येक एक्सल पर 640 mm डाया का ये क्या होता है? इसको बताया ना आपको, ये इसका डाया होता है, किसका? ब्रेक डिस्क का डाया 640 mm होता है। मोटाई जो थिकनेस होता है, ये मोटाई ये इसका कितना होता है? 110 mm होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इसमें ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम यूज होता है। किसमें भाई? इसी में ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम यूज होता है। और यहाँ पर जो ब्रेक पाइप फीड पाइप का व्यास 28 mm होता है, बाहरी व्यास। इस चीज़ को नोट करेंगे आप लोग कि यहाँ पर ना भाई जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वहीं आपसे पूछेगा
क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है, जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं या जी यहाँ से जो PDF वगैरह लिए हैं बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनका एग्ज़ाम में। अब जरा ध्यान के नीचे हम लोग करें कि यहाँ पर ब्रेक एप्लीकेशन टाइमिंग, ठीक है, 3 से 5 सेकंड होता है। ब्रेक रिलीज टाइम कितना होता है, 15 से 20 सेकंड होता है। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर प्रेशर टैंक, एयर रिजर्वायर में आपको लिख कर यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो मेन रिजर्वायर के साथ जो चोक वाल्व होता है वह 125 लीटर का होता है ब्रेकिंग सिस्टम के लिए या ब्रेक एप्लीकेशन के लिए। 75 लीटर का टॉयलेट के लिए होता है। कंट्रोल रिजर्वायर ई टेंट है, इसको लिख लेंगे, 6 लीटर का होता है CR। बोगी के उपकरण, जो अपना बोगी होता है जिसमें सवारी बैठते हैं, उसके जो उपकरण क्या क्या उपकरण होते हैं। हॉर्स कनेक्शंस प्रत्येक एक्सल के ब्रेक सिलेंडर को जोड़ने के लिए, ठीक है। हॉर्स कनेक्शंस होते हैं, पाइप होती है, ठीक है। करेक्ट ब्रेक कैलिपर पर यहाँ पर करेक्ट ब्रेक कैलिपर 8 की संख्या में आपको मैंने बोला, क्योंकि एक एक्सल पर 2 ब्रेक कैलिपर, तो एक कोच में क्या होगा 4 एक्सल, 4 गुना के 8 हो जाएंगे ब्रेक कैलिपर। और 8 है आपका ब्रेक डिस्क रहेगा और 8 आपका क्या रहेगा, ब्रेक सिलेंडर रहेगा। करेक्ट प्रत्येक बोगी के लिए, हाँ 4 बोगी के लिए क्या रहेगा, बोगी में 4 रहेगा, क्योंकि अपना जो बोगी होता है इसमें 2 एक्सल होते हैं। तो अपना जो ब्रेक रहेगा कैलिपर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। तो यहाँ कह रहा कि 2 लेफ्ट में रहेंगे, 2 क्या रहेंगे यहाँ पर राइट में रहेंगे, ठीक है। अगर ब्रेक कैलिपर में ब्रेक पैड लगे होते हैं जिनकी न्यूनतम साइज 35 mm होती है, वो बताया गया आपको। कंडम साइज 7 mm होती है। फिक्सन एरिया, इसको आप ज़्यादा ध्यान देंगे। अपना जो ब्रेक पैड होता है इसका फिक्सन एरिया भाई 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ब्रेक कैलिपर का लीवरेज अनुपात 2.17 होता है सभी के लिए, बट पावर कार के लिए 2.48 होता है। देखेंगे ब्रेक सिलेंडर, यहाँ से चीज़ें बहुत बनेंगी, यहाँ से क्वेश्चन भर के पूछेगा आपसे। ब्रेक सिलेंडर का जो व्यास होता है 255 mm या 10 इंच होता है। इसका प्रेशर स्ट्रोक भाई 21 mm होता है, मैक्सिमम होता है। नॉर्मल क्या होता है 8 से 10 mm होता है। तो BP प्रेशर 3 kg का या 3.01 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसे याद रखेंगे। और स्लेग क्षमता ये लिख लेंगे कितना होता है, 160 mm होता है। अब ब्रेक डिस्क की बात करेंगे। ब्रेक डिस्क प्रत्येक कोच में 8, ठीक है। कोच की बात करें क्योंकि एक कोच में 4 व्हील होते हैं, ठीक है। अब एक व्हील पर 2, तो 4 व्हील पर 8 हो जाएंगे। 8 आपके रहेंगे एक्सल्स, मतलब आपके 8 आपके ब्रेक डिस्क, 8 आपके कैलिपर होंगे और 8 आपके क्या रहेंगे, ब्रेक सिलेंडर। एक एक्सल पर 2, ठीक है। ब्रेक डिस्क की साइज 46 mm। मटेरियल किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। ब्रेक डिस्क की मोटाई 110 mm रहता है। ब्रेक डिस्क का कंडम साइज ये इंपॉर्टेंट है, 96 mm होता है। आगे देखेंगे हम लोग दोस्त फ्रेंड्स। ब्रेक डिस्क दोस्तों ये ब्रेक का आयरन का बना होता है, जो खोखला होने के साथ वजन में हल्का होता है, तो जिसको व्हील के एक्सल पर फिट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके ऊपर फिन्स बने होते हैं जो एयर कूलेंट का काम करता है। मैंने आपको ना, ये आपको लिखित मिलेगा, कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। कह रहा है व्हील के एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं जिनके मध्य, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 ब्रेक डिस्क अब बताएंगे 1030 mm। अब कह रहा है कि परंतु एक तरफ व्हील डिस्क और ब्रेक डिस्क के मध्य, मतलब व्हील डिस्क, व्हील समझ रहे हैं, आपको बताया मैं। यहाँ पर व्हील लगाएं, यहाँ पर ब्रेक डिस्क लगाएं, यही पूछ रहा है। तो 175 mm रहेगा, सारा मेजरमेंट mm रहेगा। नोट, ब्रेक डिस्क पर ब्रेक पैड की सहायता से ब्रेक लगाया जाता है, जिससे व्हील के ट्रेड पर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। मतलब जो ब्रेक लगाते हैं ना हम लोग, ब्रेक डिस्क पर लगाते हैं। व्हील तो फ्री रहता है ना, तो व्हील जब फ्री है तो इसके जो ट्रेड वगैरह, फ्लेंस वगैरह पर कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री है। ब्रेक हम लोग लगा रहे हैं इसके एक्सल पर जो माउंट है, क्या ब्रेक डिस्क पर हम लोग लगा रहे हैं ब्रेक, तो व्हील पर, क्योंकि हम लोग ICF में व्हील का जो ट्रेड होता है, व्हील का ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है वह एरिया जो पटरी के कांटेक्ट में रहता है, उसको हम लोग व्हील ट्रेड कहते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं LHB वंदे भारत ICF के व्हील के विषय में बेहतर से बेहतर वीडियो बनाया है और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। कुछ वीडियो 10-10 हज़ार गए हैं व्यूज़, तो कम टाइम में, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आप लोग देखेंगे हम लोग करा कोई डिफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है। नोट, ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के मध्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है जो ब्रेक डिस्क और व्हील के मध्य जो गैप होता है 1 से 1.5 mm के बीच होता है। मिनिमम पूछेगा, मिनिमम गैप 1 mm, मैक्सिमम क्या 1.5 mm, क्योंकि ये SHB के द्वारा ये इसको क्या करते हैं, एडजस्ट किया जाता है। स्पीड सेंसर्स में 80 दांते लगे होते हैं। स्पीड सेंसर जरा ध्यान देंगे दोस्तों, स्पीड सेंसर्स क्या होता है, ये प्रत्येक एक्सल पर माउंट होता है। प्रत्येक व्हील पर एक स्पीड सेंसर लगा रहता है। यह क्या करता है कि
अपना जो मदर बोर्ड है रेलवे ड्राइवर के पास, उसको इंडिकेट करता है कि कौन से एक्सल की स्पीड अधिक है, कौन से एक्सल की स्पीड क्या है, कम है। मतलब स्पीड मतलब आरपीएम में कहते हैं, कंप्यूट करता है स्पीड सेंसर, और ये प्रत्येक चक्के पर लगा रहता है, इसे याद रखेंगे। यहाँ से देखेंगे हम लोग, हाँ ये मैनुअल्स हैं, आपको लिखकर जो दिखाया था ये सभी मैनुअल्स हैं, वे आपको बताया जा चुका है, ठीक है। आपका स्पीड सेंसर केवल यहाँ पर 80 दाते फोनिक व्हील्स की होती है। जो फोनिक व्हील्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें 80 दाते होती है। यदि कोई भी एक दाता ब्रेक हुआ, टूटा, अगर टेढ़ा हुआ तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे स्पीड सेंसर फोनिक व्हील की मध्य जो गैप है वो आप 0.7 से 1.1 mm के मध्य रहता है, ठीक है। कौन सा आंतरिक भाग में व्हील स्लाइड प्रोडक्शन WSP का उपयोग किया जाता है। व्हील को स्लाइड होने से क्या होता है, रोकता है WSP। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है कट ऑफ एंगल कॉक। देखें कट ऑफ एंगल कॉक होता क्या है, देखेंगे चीज़ दोस्तों आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे समझेंगे आप लोग। ये इतना बड़ा रेक है, मतलब इसमें बहुत सारे डब्बे आ गए, ठीक है। एक डब्बा यहाँ से, ये डब्बे हो गए, ठीक है। ये सभी बहुत सारे डब्बे हो गए, रेलवे के डब्बे हैं, एक डब्बा, मतलब ये मान लो 15-16 डब्बे हैं दोस्तों। इसके अंदर से वायरिंग होती है, समझ रहे हैं, फीड पाइप और ब्रेक पाइप की, मतलब सबको एक साथ जोड़ा जाए, समझ रहे हैं मेरी बात। अब जरा ध्यान देंगे, एक बोगी को दूसरे बोगी से जुड़ने के लिए यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक होते हैं, एक इधर एक इधर, ब्रेक पाइप और फीड पाइप, इधर भी एक ब्रेक पाइप और एक होगा फीड पाइप का। अब यहाँ पर जो कट ऑफ एंगल कॉक होते हैं, फीड पाइप को वाइट कलर का पॉम में उसके वाइट कलर से पेंट किया जाएगा, ब्रेक पाइप को क्या किसी ग्रीन से पेंट किया जाएगा। तो अब इसके मध्य क्या होता है फ्रेंड्स, हॉज पाइप होता है। क्या होता है, हॉज पाइप, मतलब ये इस प्रकार से कट ऑफ एंगल कॉक इधर रहेगा, एक कट ऑफ एंगल कॉक इधर रहेगा दूसरे बोगी का। अगर मान लो ये फीड पाइप एफपी का, ये भी एफपी का, ये भी क्या है एफपी का। तो अब इसके मध्य ये तो कट ऑफ एंगल कॉक है, जो कि क्या करेंगे दोनों, क्योंकि इस कोच से कोच को जोड़ेंगे, क्योंकि इसी फीड पाइप में क्या है, ये कट ऑफ एंगल में ये आपका प्रेशर रहेगा। अब इस बोगी को जोड़ने के लिए जब आपका जो फीड पाइप का कट ऑफ एंगल कॉक है ना, अब इसी मध्य क्या आएगा, ये हॉज पाइप रहेगा, ठीक है। इसकी लंबाई कितना होता है, 660 ±6 mm रहता है, इसे भी आपको याद रखेंगे। तो मतलब आपके कट ऑफ एंगल कॉक की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे, एक कोच में दूसरे कोच से ब्रेक को, मतलब ब्रेक के लिए प्रेशर को हम लोग भेजने का काम करते हैं। और यदि हम लोग कोच को कर रहे हैं, डिटेच कर रहे हैं, यदि उसको क्या कर रहे हैं हम लोग अलग कर रहे हैं, तो कट ऑफ एंगल कॉक को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बीपी प्रेशर क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहा है, समझेंगे चीज़ों को। बीपी के 2 होंगे और एफपी के 2 होंगे, ठीक है। कह रहा है कि कट ऑफ एंगल कॉक 8 की संख्या में, ठीक है, कोच के प्रत्येक अंतिम सिरे पर 4 की संख्या में। तो 2 आपका रहेगा बीपी का रहेगा, 2 आपका किसका रहेगा, फीड पाइप का रहेगा। अब कह रहा है बीपी एवं एफपी हॉज पाइप 8 की संख्या में रहेंगे, ठीक है। मतलब आपका जो जितना कट ऑफ एंगल कॉक रहेगा भाई, उतना ही आपका इधर रहेगा, ये आपका बीपी और एफपी के हॉज पाइप रहेंगे। पहले ही बोला, क्योंकि आपके हॉज पाइप से ही जुड़ेगा आपका ये हॉज पाइप की लंबाई भी बताया मैं आपको, 60+6 mm। अब कर ब्रेक एप्लीकेशन, रिलीजिंग इंडिकेटर्स दोनों साइड, मतलब आपका जो ब्रेक हम लोग लगाएंगे तो इंडिकेटर आपका रहेगा इधर, 1-2 इधर रहेंगे, 2 इधर रहेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से देखने के लिए। यदि ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रेड सिग्नल रहेगा, यदि ब्रेक रिलीज करेंगे तो ग्रीन सिग्नल रहेगा, दोनों तरफ रहेगा। वहीं बात कर रहा है कि 4 रहेंगे। अब कर एंटी स्किड वाल्व 4 की संख्या में प्रत्येक एक्सल के लिए, ठीक है, 1 रहेगा। और यहाँ पर एंटी स्किड वाल्व रहेगा, और यहाँ पर स्पीड सेंसर भी रहता है। स्पीड सेंसर ये भी क्या रहता है, हर एक एक्सल पर 1 रहेगा, उसके आरपीएम को कंप्यूट करने के लिए। इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इमरजेंसी आपका जो ब्रेक एक्सीलेटर है, यह पुर्जा ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। सीधे पूछेगा इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा होता है भाई, तो यह आपके ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। और यह एक बात और ज़रा ध्यान देंगे, जैसे एक कोच है, एक कोच में आपका 1 2 3 4 4 व्हील रहेगा, तो जो आपातकालीन ब्रेक होता है ना, वो किसी एक पहिए पर लगता है। इसे भी आप लोग ज़रा ध्यान देंगे। इमरजेंसी ब्रेक है वो किसी एक पहिए पर लगा रहता है। किसी एक कोच में 4 पहिए होते हैं, किसी एक पहिए पर ऑपरेट होगा इमरजेंसी ब्रेक। और इमरजेंसी ब्रेक जो होता है डायरेक्ट वो आपके बीपी पर से जुड़ा रहता है। यहाँ देखेंगे। और एक चीज़ और नोट पॉइंट समझ लेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे, जब हम लोग आपको समझा रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग इस कोच में बैठे हैं, ठीक है, ये अपने डब्बे हैं, इस कोच में कोई आदमी बैठा है और इमरजेंसी अपना जो PEV पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व है
ठीक है, उसको क्या किया, खींच कर दिया, क्योंकि कोई आपातकालीन ब्रेक होता है। यहाँ पर क्या किया, वो खींच, यहाँ पर चेन पुलिंग कर दिया यात्री। आप लोग देखेंगे ना, यहाँ पर एक साउंड आता है एयर के लीकेज का, बात समझ रहे हैं। उस कंडीशंस में क्या होता है कि इस बोगी में जो प्रेशर है वह क्या होगा, रिलीज हो रहा है। जैसे प्रेशर कम होगा, प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा, ब्रेक लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि ब्रेक को ट्रेन में लगाने के लिए प्रेशर, मतलब हवा के प्रेशर को शून्य करना होगा आपको। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का टाइमिंग 0 करना होगा, तभी ब्रेक लगेगा। जैसे सिलेंडर में हवा क्या करेंगे हम लोग, फिल करेंगे, हवा जाएगा, क्या होगा, ब्रेक रिलीज हो जाएगा, ब्रेक क्या होगा, छूट जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं भाई इतनी सीधा और सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लास नहीं मिलेगी, याद कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं। यहीं आपको इंडिकेटर दिखाई दिया है, आपका हैंड ब्रेक का है। और रीसेटिंग करने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज चाबी लगाएंगे, घूम जाएगा, क्या होगा, वो ब्रेक आपका लीकेज होना बंद हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक सिलेंडर से लीकेज की आवाज़ बंद हो जाएगी, मतलब ट्रेन क्या हुआ, खुलने वाली है, मतलब क्या होगा, ब्रेक छूट चुका है। आगे चलेंगे, इसमें कुछ है नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूँगा। आपका एलएचबी कोच में दोनों सिरों पर टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। एलएचबी कोच में, कोच की बात करेंगे तो AAR-H टाइप का, क्या भाई मैंने बोला, AAR-H टाइप का टाइट सेंटर बफर कपलर यूज होता है। किसमें, कोच में होता है। लेकिन अपना जो लोकोमोटिव होता है फ्रेंड्स, लोकोमोटिव को हम लोग क्या कहते हैं इसे समझेंगे फ्रेंड्स। लोको जो मोटिव होता है उसको इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंजन बोलते हैं। इंजन में AAR E टाइप का सेंटर बफर कपलर यूज होता है, AAR E टाइप का, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और वैगन्स में भी AAR E टाइप का CBC फिट किया जाता है। अब इंडियन रेलवे क्या कर रही है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन की, चाहे लोकोमोटिव हो चाहे कोच हो, ठीक है, उसमें सेम टाइप के कपलर्स को लगाने का प्रावधान चल रहा है अभी मैं ये बोल रहा हूँ, आगे दिखाई देगा आपको, क्योंकि मैनुअल से पढ़ा रहा हूँ, मैनुअल से मिलेगा। ये CBC AR डिजाइन का कपलर जिसमें एंटी क्लाइमिंग फीचर्स का प्रावधान है, ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी। इसकी हॉलिंग क्षमता 26 डिब्बों के साथ 110 किमी प्रति घंटा है। हॉलिंग क्षमता मतलब इसको जो अपना AAR टाइप अपना जो कपलर है, कपलर मतलब क्या, कपलिंग करता है, दो बोगियों क्या करता है, जोड़ता है। तो जो दो बोगियों को जोड़ा गया है वही कपलर है AAR-H टाइप बोगी के लिए, और लोकोमोटिव के लिए AAR E टाइप। आपको मैंने बताया कि यदि आपका क्या है 26 डिब्बा लग गया तो उसकी जो स्पीड होगी कम हो जाएगी, 110 किमी प्रति घंटा ट्रेन को चलाएंगे, वरना क्या होगा, कपलर टूट सकता है। तो कपलर टूट जाएगा तो दो ट्रेनें दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, जिसे ट्रेन पार्टिंग कहते हैं, इसे भी आप लोग समझें। तो यहाँ का रहेगी 18 डब्बों के साथ स्पीड क्या रहेगी, 160 किमी प्रति घंटा रहेगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेहतर समझा रहा हूँ। अब देखेंगे एलएचबी कोच की लंबाई 23,540 फ्रेंड्स, यह हेड स्टॉक होता है। अगर CBC से CBC की हाइट अगर हम लोग लंबाई पूछेंगे एलएचबी कोच का तो 24,000 mm होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर ICF कोच की लंबाई देखेंगे, हेड स्टॉक कितना है आपका, 21,337 mm है। देखेंगे एलएचबी कोच की लंबाई ऐसे तुलना में 2.2 मीटर पहले ही बताया था क्या अधिक होती है, जिसके कारण उसकी क्षमता बैठने क्या होती है, अधिक होती है। मैनुअल है ये, बॉडी की आंतरिक संरचना में वेज और पथवे अधिक चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, रास्ता आने जाने का चौड़ा हो जाता है। एलएचबी कोच में बॉडी में कंपोजिट मटेरियल तथा आवश्यकता अनुसार स्टील अधिकतम उपयोग होने से इसका वजन क्या होता है, हल्का होता है, ठीक। नोटिस 3 देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका जो राइडिंग इंडेक्स होता है 2.5 से 2.75 के मध्य होता है। जो चीज़ें हैं उसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब करा फीड बोगी में एलएचबी कोच में ब्रेक बाइंडिंग होने पर ब्रेक रिलीज आइसोलेट करने की विधियाँ। अब ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, पहले इसको समझेंगे हम लोग कि ब्रेक बाइंडिंग होता क्या है। ब्रेक बाइंडिंग फ्रेंड्स इसका मतलब तात्पर्य ये होता है, आपको मैंने बोला कि ब्रेक कब लगेगा, ब्रेक लगेगा कब, जब ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर क्या होगा, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर क्या होगा भाई, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। उम्मीद करते हैं इस क्लास में आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। ब्रेक कब लगेगा, प्रेशर क्या होगा, जब शून्य हो जाएगा। अर्थात अब हम लोग यहाँ पर ब्रेक बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लूँगा लेकिन समझाऊंगा बहुत जोरदार।
ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि यदि हमने ब्रेक नहीं लगाया फिर भी ब्रेक लग गई, उसी को क्या कहते हैं, ब्रेक बाइंडिंग। अब ब्रेक बाइंडिंग क्या हो सकता है, मैंने बोला कि प्रेशर अगर कहीं से लीकेज हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है कि प्रेशर जब कम हो रहा है, कहीं से लीकेज हो रहा है, मतलब उसका कट ऑफ एंगल कॉक में कोई खराबी है, या उसका जो होज पाइप है उसमें कहीं खराबी, मतलब लीकेज है। खराबी मतलब क्या, लीकेज मतलब एयर का लीकेज हो रहा है, बस जो पाम हेड है वहाँ से, या यमयू आसर है वहाँ से, या सिलेंडर से कहीं से हवा आपका क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, तभी क्या होगा, ब्रेक लगेगा। आप याद रखेंगे। अब उसको सही करना है। सही करना क्या होता है, अगर कोई ढीला है तो उसको टाइट करना है, पाइप उसका यदि ख़राब है तो नया लगाना है, यदि उसका सिलेंडर में लीकेज हो तो सिलेंडर को सही करना है। क्या होगा, वो ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगा। यही चीज़ें हैं इसके विषय में, और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो डीवी होता है, डीवी डिस्ट्रीब्यूटिंग वाल्व होता है, डीवी। डीवी यहाँ पे आपका वर्टिकल रहेगा। क्या होगा, वर्टिकल, इसका हैंडल क्या रहेगा, हैंडल वर्टिकल रहेगा, तो क्या होगा, आपका एक्टिव रहेगा क्या, डीवी। जैसे ही डीवी का हैंडल क्या होगा, पैरेलल समांतर हो जाएगा। क्या होगा, वो वर्क में रेस्ट पोजीशन में है, वो मतलब वो काम नहीं कर रहा है। कर ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति में उस बोगी में ब्रेक इंडिकेटर लाल हो जाएंगे। पहले भी आपको बताया, ब्रेक लगेगा तो क्या होगा, ब्रेक इंडिकेटर लाल दिखाई देगा, ब्रेक छूटेगा तो क्या होगा, वह ग्रीन दिखाई देगा। अब यहाँ पर करें डीवी का मैनुअल रिलीज लीवर खींचे, लीवर वहीं डीवी का लीवर खींचे, यदि लीवर खड़ा है वर्टिकल का खींचे, खींच कर क्या करें, उसको पैरेलल बनाए। करा यदि ब्रेक रिलीज न हो, अब देखेंगे उसमें क्या कह रहा है। ब्रेक पैनल में उपस्थित प्रभावित बोगी का आइसोलेटिंग कॉक घड़ी को की विपरीत दिशा में 90 डिग्री क्या 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 करें, यहाँ पर घुमाएं, जिससे प्रभावित बोगी आइसोलेटिंग व स्वतः रिलीज हो सकती है। ठीक है, ये डीवी वगैरह यदि उसका भाई ऊपर है तो उसको हम लोग रिलीज करेंगे। ठीक है, आइसोलेटिंग कॉक को भी रिलीज करेंगे। और करा ब्रेक इंडिकेटर हरा होगा, कुछ है नहीं इसके अंदर। अब देखेंगे डीवी आइसोलेटिंग क्या है, हैंडल क्या है, 36 समांतर है। आइसोलेट डीवी क्या है, आइसोलेट, आइसोलेट समझ रहे हैं, वो 36 है, मतलब काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हैंडल क्या है, 36 रहेगा। ठीक है, उठाकर तार से बांधे वरना वो गिरे वगैरह ना, कॉक में एआर को आइसोलेट करें और एआर को खाली करें। इसमें कुछ नहीं है, इसी में चाबी लगा रहता है। ठीक है, अलार्म पुल हैंडल है। ठीक है, इसको खोलेंगे हम लोग तो ये ऊपर उठेगा, क्या होगा, ब्रेक रिलीज होगा। यदि आपको फिर गाड़ी रुक गई फिर से चलाना है तो उसमें इस पर चाबी है, एक क्लच यहाँ पर रखा, क्लॉक वाइज घुमा देंगे तो इससे क्या होगा ना, कोच से ही आप सिलेंडर का प्रेशर जो है कम हो रहा है, आप कोच से ही कम कर देंगे। एक चीज़ और बताऊंगा ज्ञान के लिए, जैसे यहाँ पर ये इतने सारे डब्बे हैं, ये अपने रेल के डब्बे हैं, और इसमें आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, इमरजेंसी ब्रेक। अब वो क्या है कि आपने यहाँ से उसको रिसेट करने के लिए चाबी लगाया, क्लॉकवाइज घुमाया, लेकिन क्या है, हवा फिर भी रुक नहीं रहा है, मतलब वो क्या रिलीज हो रहा है, रिलीज होगा तो आवाज़ निकलेगा। तो अब आप क्या करेंगे, पीछे से या तो गार्ड बाबू आएंगे, या तो आगे से ड्राइवर साहब आएंगे, या कोई अगर समझदार पैसेंजर रेलवे कर्मचारी यात्रा कर रहा है तो वह उतरेगा, और जहाँ से चैन पुलिंग हुआ है, मतलब जिस डब्बे से चैन पुलिंग हुआ है वहीं से उसको रिसेट कर देगा। समझ रहे हैं, जो डीवी है, डीवी का जो हैंडल यदि तो वर्टिकल है तो उसको क्या करेगा, वो पैरेलल कर देगा, चलेंगे, रेस्ट पोजीशन में हो जाएगा वो। पीईवी पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व। अब देखेंगे अलार्म चेन पुल डिवाइस कोच के प्रत्येक कूप में दिए गए हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर रहते हैं। अब करा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि किसी कोच में चेन पुलिंग हो गया हो तो उस कोच में पीईवी जो कोच के अंडर फ्रेम में लगा है 19 मिमी, इसको जो डाया होता है 19 मिमी, ये पूछता है पीईवी का जो डाया है 19 मिमी, और जो आपका हैंड ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक को इमरजेंसी ब्रेक कहते हैं। ठीक है, उसका साइज पूछेगा तो 8 mm होता है, इसको भी आप लोग नोट करके आगे चलेंगे। 19 मिमी से तेज हवा निकलने की आवाज़ सुनाई देगी। अगर भाई चेन पुलिंग करेगा तो हवा निकलेगा भाई, बहुत तेज आवाज़ करेगा, वो पहले बोला मैं। नोट करेंगे, उस कोच को पहचान कर कोच के अंदर से उस अलार्म चेन पुल डिवाइस का लोकेशन पता लगाएं। जहां से चेन खींची गई है, अलार्म चेन पुल डिवाइस अपने स्थान से